जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में पर्यटन। दोस्तों, आपने अगर प्रीवियस पेपर लगाए होंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व की होगी, तो आपको मध्य प्रदेश में पर्यटन इस टॉपिक का महत्व ज़रूर पता होगा। हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, भारत के मध्य में स्थित राज्य मध्य प्रदेश को भारत की हृदय स्थली का गौरव प्राप्त है। आप सभी को पता है, हृदय प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आदिवासियों की धरती, नदियों, पहाड़ों, जंगलों से आच्छादित मध्य प्रदेश अपने भीतर इतिहास की विलक्षण धरोहर समाये हुए है। पर्यटकों के लिए जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में प्रकृति ने अपना नैसर्गिक सौंदर्य बिखेरा है, वहीं इसे इतिहास के जिज्ञासियों का विश्वविद्यालय कहा जाता है। पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश समृद्धशाली राज्य है। दोस्तों, इसी थॉट के साथ, इसी मध्य प्रदेश की गरिमा और मध्य प्रदेश की महानता को जानने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में पर्यटन। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट अगर नहीं भी होता, तब भी इनको आपको जानना चाहिए, ताकि आपको गर्व महसूस हो कि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला, जय महाकाल, तो हम इस टॉपिक की शुरुआत भी करेंगे उज्जैन से। ठीक है दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, आप सभी को पता है, महाकालेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वर्ल्ड फेमस है। भारत में ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। इसका मुख किसकी ओर है दोस्तों? दक्षिण मुखी है। पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का, भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो दक्षिण मुखी हो, तो ऐसा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक करके उज्जैन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, उज्जैन, पुराणों में उज्जैन को उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुदिती आदि नामों से जाना जाता था। महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित श्री विशाला एवं भाड़ों में उल्लिखित सार्वभौम नगर यही रही है। इस नगरी से ऋषि सांदीपन, महाकाव्यायन, भाव्य, बराहमिहिर, अमर सिंहादि नक्तन, परमार्थ, शूद्रक, बाणभट्ट, मयूर, राजशेखर, पुष्पदंत, हरिसेन, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, जदरूप, राजा भर्तहरि एवं राजा विक्रमादित्य आदि संबंधित हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं, इनमें से हर किसी को अलग अलग पूछा जा चुका है कि इनका संबंध किस जिले से है। तो इन सभी को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये सब कहाँ से रिलेटेड हैं, तो ये हैं उज्जैन से। उज्जैन के बारे में और भी फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। अगर उज्जैन की लोकेशन की बात करेंगे तो ये किस नदी के तट पर है दोस्तों? ये है क्षिप्रा नदी के तट पर। फिर प्राचीन विश्व की याम्योत्तर यानी कि शून्य देशांतर रेखा यहीं से गुजरती है। जो प्राचीन विश्व था, पूर्व में जो 0 डिग्री थी, वो यहीं से निकलती थी। आपने मंगलनाथ का नाम सुना होगा, मंगलनाथ से ही 0 डिग्री देशांतर निकलती थी। इसीलिए आज भी उज्जैन को एस्ट्रोलॉजी का केंद्र माना जाता है। ठीक है, पुराणों में उज्जैन को उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुदवती आदि नामों से महिमा की गई है। और प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। दोस्तों, जो उज्जैन है, यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ लगता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे जानते हैं सिंहस्थ के नाम से, जो कि 2016 में लगा था। अब अगला लगेगा 2028 में। दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कितने साल के अंतराल में लगता है, तो ये लगता है 12 साल के अंतराल में। इसको भी याद रखना है। प्रत्येक 12 साल के अंतराल पर कुंभ लगता है, जिसका नाम क्या है? सिंहस्थ कुंभ। मध्य प्रदेश में सिर्फ उज्जैन जिले में ही ये उज्जैन सिंहस्थ पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, मायापुरी हरिद्वार, तीर्थंकराज प्रयाग, वैद्यनाथ धाम नासिक की भांति, मतलब ये कुंभ के प्लेस दिए हुए हैं। भारत में कुल 4 जगह क्या लगता है? कुंभ लगता है। पहला कहाँ पर लगता है? हरिद्वार में। दूसरा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद पूर्व नाम है इसका,
और वैद्यनाथ धाम कहाँ पर? नासिक में, और चौथा लगता है उज्जैन में। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको। उज्जैन में कुंभ पर्व पर बृहस्पति सिंह राशि पर होता है। बृहस्पति जो होता है सिंह राशि पर होता है, इस कारण इसे सिंहस्थ भी कहा जाता है। इस फैक्ट को जरूर याद रखेंगे आप लोग। फिर दोस्तों उज्जैन के मंगलनाथ में भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है। भूगोल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो मंगलनाथ से, जो कि उज्जैन में है, और इसी को एस्ट्रोलॉजी का केंद्र माना जाता है। 0 डिग्री देशांतर यहीं से गुजरती थी। जो उज्जैन है इसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन में स्थित हैं, जो कि दक्षिण मुखी हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों उज्जैन में और क्या है? तो जंतर मंतर है, जो कि सवाई राजा जयसिंह ने बनाया था। ये कहाँ के हैं? तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं सवाई राजा जयसिंह। जयपुर नगर भी नहीं, जयपुर जो शहर है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही बसाया था। तो उन्होंने जंतर मंतर वेधशाला की स्थापना कहाँ की? उज्जैन में। दोस्तों सांदीपनि आश्रम में बता चुका हूँ आपको, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। भृतहरि की गुफाएं फेमस हैं, काल भैरव हैं, कालिया देह है, आदि दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखना है आपको मध्य प्रदेश के पर्यटन में उज्जैन जिले से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों हम खजुराहो। तो खजुराहो सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर है? तो ये छतरपुर ज़िले में आता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में, यानी कि बुंदेलखंड का पार्ट है। ठीक है, तो खजुराहो के बारे में भी जान लेते हैं। विश्वविख्यात खजुराहो का भव्य मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। तो दोस्तों ये सन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंदेल राजाओं ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के मध्य, यानी 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। यहाँ कुल 85 मंदिर थे। ठीक है, यहाँ पर टोटल 85 मंदिर थे, लेकिन अब 25 मंदिर ही शेष रह गए हैं। और दोस्तों ये जो मंदिर हैं खजुराहो के, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। तो इनको अच्छे से जान लेना है दोस्तों। आप इन मंदिरों को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हस्त मैथुन और रति क्रियाओं को जीवंत, मतलब इस तरीके से दिखाया गया है कि बिल्कुल जीवित लगती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं दोस्तों? तो हस्त मैथुन और रति क्रियाएं। दोस्तों विश्वविख्यात खजुराहो का भव्य मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। ये जो मंदिर बने देख रहे हैं आप, इनका निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने। टाइम बता दिया मैंने, 950 से 1050 के मध्य। 1986 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। 1986 में 1986 में इन मंदिरों को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो 1986 में इसको कहाँ शामिल हो गया दोस्तों? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों जो चित्रगुप्त मंदिर है, इनमें से जो 25 मंदिर बचे हुए हैं उनमें एक चित्रगुप्त मंदिर है, तो वो सूर्य मंदिर है। खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है। यहाँ पर शैव, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं। अगर प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? 64 योगिनी। 64 योगिनी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 64 योगिनी। कांदरिया महादेव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम से ही पूछा जाता है कांदरिया महादेव मंदिर किस जिले में आता है, तो आपको बता देना है छतरपुर जिले में। और अगर पूछता है कहाँ पर है, तो ये खजुराहो में। कांदरिया महादेव, 64 योगिनी, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, दूल्हा देव एवं चतुर्भुज मंदिर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन सा? चतुर्भुज मंदिर। दोस्तों इन मंदिरों को आप नाम से भी याद रखना, 64 योगिनी, कांदरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। अब चूंकि आदिनाथ और ये पार्श्वनाथ ये तो बहुत जगह हैं मंदिर, तो इनको कम पूछा जाता है, बाकी ये 4 याद रखिएगा। ठीक है चलिए दोस्तों, इन मंदिरों में क्या दिखाया गया है तो मैंने अभी आपको बताया है। सजीव मैथुन, काम और रति क्रीड़ाएं, सांसारिक निष्कपटता तथा स्वच्छंद एवं उन्मुक्त प्रेम के प्रतीक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो जाकर देख लीजिए। गुप्तकालीन मंदिर आपको यहाँ पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ सभी जगह मिलेंगे। उन सभी मंदिरों में आपको ये क्रिया देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी? हस्तमैथुन और रति की। ठीक है, निर्वस्त्र रहती हैं इसमें मूर्तियाँ और क्रिया कर रही होती हैं। ठीक है,
गुप्त क्रिया कर रही होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब कि बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो नर और मादा के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उसके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होती है, वो मूर्तियों की सहायता से इन मंदिरों में दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इतना अब सफिशिएंट है दोस्तों। और देख लेते हैं जो निनोरा ताल के किनारे बसे खजुराहो के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। जनश्रुति है कि इसे पहले खजूरबाहा, खजूर वाटिका, खजूरपुर, खजुराहा, कजुरा आदि नाम से जाना जाता था। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, आप सभी को पता है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई ने। दोस्तों जो चंद्रबरदाई हैं ये पृथ्वीराज चौहान के समय के कवि हैं, इन्होंने ही लिखा है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे सुल्तान है ना चूको चौहान। तो जो शब्द वेदी बाण की जो कहानी है, मनगढ़ंत कहानी, वो इन्हीं की है, चंद्रबरदाई की, ठीक है। आप सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित करके वहीं समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ये कहानी क्या होती है? चंद्रबरदाई की गलत साबित होती है। तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में भी खजुराहो का उल्लेख खजनीपुरी, खजूरपुरा नाम से किया गया है। अबू रेहन और अल बरूनी ने खजुराहो को जिझौती, जजाहोती, जेजाक भुक्ति आदि नामों से संबोधित किया है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है तो जेजाक भुक्ति, जो छतरपुर का उपनाम है दोस्तों, ठीक है। तो ये किसने बोला है? अबू रेहन ने और अल बरूनी ने। और देखिए दोस्तों इब्न बतूता को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये चीनी इब्न बतूता कौन था? तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था, आप सभी को पता होगा, सल्तनत पीरियड में आपने पढ़ा होगा। और इब्न बतूता ने कजुरा कहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने खजुराहो को चीचा तो नाम से संबोधित किया। दोस्तों ये चीनी है तो चीचा ही बोलेंगे, है ना, चीचा तो। 1986 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। खजुराहो के मंदिर पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समूह में विभक्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 टाइम पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिरों को कितने समूहों में विभक्त किया है या कितने पार्टीशन किए गए हैं? तो 3 पार्टीशन है दोस्तों। ईस्टर्न, दोस्तों एक सेकेंड, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न, यानी कि पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सांची। दोस्तों सांची के बारे में आपको जैसे ही सांची का नाम आता है तो बौद्ध स्तूप दिखता होगा, क्योंकि वो तो नोटों तक में फेमस हो गया है। तो सांची के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और सन 1891 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम एवं एफसी मैसी ने उत्खनन कराया था। किसने खोजा था दोस्तों इसको? तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सबसे ज़्यादा आएगा, आपको एग्जाम में इन्हीं का नाम मिलेगा, एफसी मैसी को कम पूछा जाता है। सांची को मौर्य काल में वेदिस गिरी और चेतीय गिरी संग, सातवाहन काल में काकड़ावद, गुप्त काल में काकनाद वोट श्री महाविहार कहा जाता था। 9वीं शताब्दी में सांची को बोटश्री पर्वत कहा जाता था। महावंश के अनुसार अशोक जब उज्जैनी का राजा था तब उसने विदिशा के सेठ देव की कन्या महादेवी के प्रभाव से स्तूप का निर्माण सांची में कराया था। दोस्तों आप सभी को पता है सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, जो कि मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों सम्राट अशोक ने विदिशा के सेठ देव की कन्या महादेवी के साथ विवाह किया था और उन्हीं ने इनको प्रेरणा दी थी ये निर्माण करवाने की, सांची का स्तूप। अशोक के समय स्तूप का व्यास 60 फीट था। स्तूप निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। स्तूप के चातुर्दिक भूवेदिका का निर्माण किया गया है। स्तूप में भूवेदिका, मेधी, अंड, हर्मिका, तोरण द्वार आदि वास्तु अंग है। तो दोस्तों ये पूछे नहीं जाएंगे, बस आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको एक एक लाइन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला, सांची एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बौद्ध स्तूप है, लेकिन महात्मा बुद्ध वहाँ कभी नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है सांची के जो स्तूप हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ ना हो करके उनके दो शिष्य, एक का नाम था सारीपुत्र, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक का नाम क्या था? सारीपुत्र, और एक का नाम था महामोगल्यान।
इनका नाम याद रखना दोस्तों। जो सांची का स्तूप है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की अस्थियां ना होकर सारिपुत्र और महामोगल्यान की अस्थियां हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के कौन थे, शिष्य थे। ठीक है, तो इसको याद रखना। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है दोस्तों। सांची को मौर्य में वेदिसगति, चेतीयगिरी, शुंग सातवाहन काल में काकड़ाराव, गुप्त काल में काकनाद वोट, श्री महाविहार कहा जाता था। ये आपने जान लिया दोस्तों। और सांची का स्तूप भोपाल के समीप स्थित है, रायसेन में है तो भोपाल के समीप ही होगा दोस्तों, इतना याद रखना। सांची बौद्ध नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय क्या क्या है, बौद्ध विहार है, अशोक स्तंभ है, महापात्र गुप्तकालीन मंदिर एवं संग्रहालय है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का एकमात्र बौद्ध विश्वविद्यालय भी दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपको मिल जाएगा सांची में, जो कि रायसेन जिले में आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सांची पूछा जाता है किसके लिए, बौद्ध यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश की एकमात्र बौद्ध यूनिवर्सिटी है सांची में, याद रख लेना। फिर चलते हैं दोस्तों पचमढ़ी की तरफ। दोस्तों पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। आप सभी को पता है इसका उपनाम क्या है, तो इसको बोला जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है, होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा पहाड़ पर स्थित है ये। आप सभी को पता है, जो मैंने फिजिकल डिवीजन बताए थे एमपी के, इसमें जो ये सतपुड़ा मैकल रेंज है, इसकी महादेव पहाड़ी है यहीं पर महादेव पहाड़ी है, फिर यहीं पर सतपुड़ा पहाड़ी है। ठीक है, तो सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है कौन, पचमढ़ी हिल स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है दोस्तों, इसको याद रखना। पचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ होता है 5 कुटियाँ। ठीक है, पंचा नाम, बटा नाम, समाहारा आपने संस्कृत में सुना होगा, मतलब कि 5 कुटियों का समूह कहलाता है पचमढ़ी। वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल पचमढ़ी में है। पांडवों का वनवास स्थल, पांडव की गुफाएं हैं दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्लियर किए देता हूँ। जो पांडव वाटरफॉल है, एक आपने सुना होगा कौन सा, पांडव वाटरफॉल, पांडव झरना, ये दोस्तों पन्ना जिले में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, पन्ना जिले में। और एक आपने सुना होगा पांडव की गुफाएं, जो कि महाभारत काल से संबंधित हैं, ये हैं पचमढ़ी में। तो पांडव की गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों, पचमढ़ी, याद रख लेना। किससे संबंधित है, महाभारत कालीन पांडवों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, कैप्टन फोर्से ने प्रियदर्शनी पॉइंट स्थान से पचमढ़ी को खोज की थी। प्रियदर्शनी पॉइंट स्थान से पचमढ़ी की खोज किसने की थी, कैप्टन फोर्से ने। पर्वतीय जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है पचमढ़ी की। पचमढ़ी को पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन किसको कहा जाता है दोस्तों, तो पचमढ़ी को कहा जाता है मध्य प्रदेश में। और प्रथम स्थान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया है, वो भी पचमढ़ी है। यहाँ पर कौन कौन से दोस्तों दर्शनीय स्थल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में। ये देख सकते हैं दोस्तों कितने खूबसूरत झरना है ये। ठीक है, इसको दोस्तों रजत वाटरफॉल के नाम से जाना जाते हैं, अप्सरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। और क्या क्या है दोस्तों, देखिए पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में प्रियदर्शनी पॉइंट है। प्रियदर्शनी पॉइंट जहाँ से कि कैप्टन फोर्से ने प्रियदर्शनी पॉइंट से पचमढ़ी की खोज की थी, तो प्रियदर्शनी पॉइंट भी कहाँ होगा, पचमढ़ी में। हांडी खो घाटी पचमढ़ी, अप्सरा विहार पचमढ़ी, रजत प्रपात पचमढ़ी, राजगिरी, लांजीगिरी, आयरन सरोवर, डचेस फॉल, जटाशंकर, छोटा महादेव, महादेव चौरागढ़, धूपगढ़ की चोटी, पांडव गुफाएं, भ्रांतनीर, धुआंधार, वीण वादक की गुफा आदि। तो ये सब कहाँ पर हैं दोस्तों, ये सब आपको मिल जाएंगी पचमढ़ी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मांडू, जो कि धार जिले में आता है दोस्तों। ये अपने महलों के लिए सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। भारत का सिटी ऑफ जॉय आप सभी को पता है कौन है, सिटी ऑफ जॉय जयपुर को बोलते हैं, जो कि राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ जॉय किसे बोला जाता है दोस्तों, तो मांडू को बोला जाता है, यहाँ के महलों के लिए। ठीक है, महलों के लिए फेमस है मांडू। मालवा का सौंदर्य स्थल के नाम से इसको जाना जाता है।
मांडू को सादियाबाद अर्थात हर्षनगर के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू का प्राचीन नाम मंडप दुर्ग या मांडव गढ़ था। दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था? मंडप दुर्ग या मांडव गढ़ था। दिलावर खां का पुत्र जो होशंग शाह था दोस्तों, 1405 ईस्वी में अपनी राजधानी धार से उठाकर मांडू ले गया था। और आपने सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो होशंग शाह का मकबरा है वो कहाँ पर है? तो होशंग शाह का मकबरा आपको मिलेगा दोस्तों मांडू में। ठीक है। उसके बाद फिर 1554 में बाज बहादुर के आधिपत्य में आया, जिसने जहाज महल हिडोला महल का निर्माण कराया। दोस्तों जो मांडू है इसके अगर याद करना है आपको महलों को, तो एक कोड याद कर लीजिए, हमारा जहाज। ठीक है। कौन सा जहाज? हमारा जहाज। हा से क्या होता है दोस्तों? हिडोला महल। ठीक है। हा से हिडोला महल। माँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? माँ से हो जाता है मांडू का किला। ठीक है, मांडू का किला। रा से क्या होता है? रानी रूपमती का किला। आ से क्या हो जाता है? बड़ा आ है यहाँ पर, तो असरफी महल हो जाता है। जा से क्या हो जाएगा दोस्तों? जहाज महल हो जाएगा। और जामा मस्जिद, जा से ही क्या है? जामा मस्जिद। ये वाले जा से जामा मस्जिद, इससे जहाज महल, इससे असरफी महल, इससे क्या है? रानी रूपमती का महल, यहाँ से क्या है? हिडोला महल। तो इतने आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। साथ में अभी 2-3 बार बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिलावर खां के पुत्र होशंग शाह को मैं आपको बता चुका हूँ, ये राजधानी धार से कहाँ ले गया था? मांडू ले गया था। बाज बहादुर के आधिपत्य में जहाज महल और हिडोला महल का निर्माण हुआ। प्रमुख प्रदर्शनी स्थल क्या क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रमुख प्रदर्शनी स्थल हैं दोस्तों जहाज महल। कौन कौन से हैं दोस्तों? जहाज महल, हिडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल, लोहानी गुफाएं, चंपा बावड़ी आदि। ये सब कहाँ पर हैं? तो धार में हैं। ठीक है। एक एक करके आप यहाँ पर मैंने PDF में दे दिया है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रमुख दर्शनीय स्थल जो हैं कहाँ के? मांडू के। जहाज महल, हिडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल, लोहानी गुफाएं, चंपा बावड़ी आदि। आप वीडियो पॉज करके दोस्तों नोट कर सकते हैं। ठीक है। मांडू को आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, और रानी रूपमती का महल यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल में अब नंबर आता है दोस्तों चित्रकूट का, जो कि सतना जिले में आता है हमारा। दोस्तों चित्रकूट भगवान राम के लिए फेमस है। यहाँ पर भगवान राम वनवास के टाइम पर आए थे ऐसा माना जाता है। और साथ में सती अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। इसको याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा आपको कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको मतलब कि इन्होंने बाल अवतार लिया था। कहाँ पर? चित्रकूट में। इन्होंने बाल अवतार लिया था। फिर सती अनुसुईया ने एक पालने में झुलाया था इनको, जो कि आज भी आप जाकर के चित्रकूट में देख सकते हैं। तो वहाँ पर झूला है बाकायदा, उसमें छोटे छोटे बच्चे 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चों के रूप में झूल रहे हैं। तो इनको याद रखना। वनवास के समय भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण यहाँ पर गए थे। महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया इनके अतिथि बनकर रहे थे दोस्तों। ठीक है। तो इनको याद रखना, सती अनुसुईया को और ऋषि अत्रि को। इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है चित्रकूट। प्राचीन काल में तपस्या एवं शांति का स्थल था। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के बाल अवतार का स्थान माना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र स्थल घोषित किया है चित्रकूट को। महाकवि तुलसीदास आत्मिक शांति के लिए यहाँ आए थे। आप सभी को पता है चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो ये वहीं से बना है। ठीक है। तो चित्रकूट के घाट में यहाँ पर कौन आया था? महाकवि तुलसीदास आत्मिक शांति के लिए यहाँ आए थे। वनवास के समय भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, महर्षि अत्रि तथा सती अनुसुईया के अतिथि बनकर आए थे। जहांगीर के क्रोध से पीड़ित अब्दुल रहीम खान खाना ने शरण ली थी।
कहाँ पर? तो चित्रकूट में शरण ली थी दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना ने, जहांगीर के क्रोध से पीड़ित होकर। दोस्तों दर्शनीय स्थलों में जानकी कुंड है, यहाँ पर सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरत कूप, स्फटिक शिला, ठीक है, तो लक्ष्मण पहाड़िया, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चित्रकूट को दोस्तों याद रखना, कभी मौका मिले तो घूमने जाना, बहुत ही अच्छा प्लेस है। ठीक है, एक बार देख लीजिए कौन कौन से: जानकी कुंड, कामदगिरी, सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरतकूप, स्फटिक शिला आदि। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सीधे के सीधे अनूपपुर जिले में अमरकंटक में, जहाँ से हमारी माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक से। सीधे पहुँचते हैं अब अमरकंटक पर। तो दोस्तों भारत की 7 नदियों में से एक अनुपम नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नयनाभिराम पर्यटन स्थल है। दोस्तों नयनाभिराम का मतलब होता है देख के नजरें विराम हो जाती हैं, पलक लपकना, पलक झपकना इंसान भूल जाता है। इतना खूबसूरत उद्गम स्थल है माँ नर्मदा का कि देखते ही बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। दोस्तों पवित्र नगर अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है और नर्मदा सोन जोहिला का उद्गम स्थल है। कहाँ पर? अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों। मान लीजिए ये अमरकंटक है, तो उत्तर की तरफ 2 नदियाँ जाती हैं। एक जाती है कौन सी? सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, और एक है जोहिला नदी, जो कि किसमें? सोन में ही मिल जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है? एक निकलती है नर्मदा नदी यहाँ से, तो जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों। ठीक है, नर्मदा नदी इस तरीके से जाती हैं, तो इनको याद रखना दोस्तों। ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है कौन? अमरकंटक ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। कपिलधारा जलप्रपात, सोनमुंग, माई की बगिया, कबीर चौरा, भृगु कमंडल, पुष्कर बांध, दुग्धधार, नर्मदा कुंड आदि पर्यटन हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अमरकंटक के दर्शनीय स्थल आप सब देख लीजिए एक बार। ठीक है, अमरकंटक के देख सकते हैं कितने सुंदर मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों? सोनमुंग, कपिलधारा जलप्रपात, माई की बगिया को 100+ बार पूछा गया कि माई की बगिया कहाँ पर है। दोस्तों माई की मढ़िया पूछे तो जबलपुर में है, माई की बगिया पूछे तो अमरकंटक में है। कबीर चौरा है दोस्तों अमरकंटक में, भृगु कमंडल है, और पुष्कर बांध भी कहाँ पर है? पुष्कर बांध भी कहाँ पर है? तो ये है अमरकंटक में, तो इसको याद रखना। और प्राचीन मंदिर हैं कहाँ पर? अमरकंटक में दोस्तों प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें कलचुरी राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं सीधे कहाँ पर? तो भेड़ाघाट जबलपुर आ जाइए दोस्तों। ठीक है, भेड़ाघाट का जैसे ही नाम लेते होंगे आप सभी के मन में आती होंगी सफ़ेद मार्बल, वाइट मार्बल, जिसके लिए जबलपुर फेमस है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ऐसा मार्बल वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता है जैसा जबलपुर में मिलता है। ठीक है, तो जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है कौन? भेड़ाघाट। नर्मदा नदी के जल प्रवाह के कारण अति सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। भृगु मुनि के नाम पर इसका नाम भेड़ाघाट पड़ा है दोस्तों। किसके नाम पर? भृगु मुनि के नाम पर इसका नाम भेड़ाघाट पड़ा है। सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए ये जो आप देख रहे हैं चट्टानें, ये सफ़ेद संगमरमर है। अगर इस इमेज में नहीं दिख रही तो इस पर देखिए दोस्तों, एकदम पूरा का पूरा सफ़ेद संगमरमर से इसका किनारा बना हुआ है नर्मदा नदी का। यही सफ़ेद संगमरमर है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है भेड़ाघाट। जबलपुर में भी 64 योगिनी मंदिर है जो कि भेड़ाघाट के नज़दीक ही है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के जस्ट ऊपर ही बनता है धुआंधार जलप्रपात। और बंदर कूंदनी है, गौरी शंकर मंदिर है। मदन महल का निर्माण, जो मदन महल फोर्ट है दोस्तों, ये भेड़ाघाट से थोड़ा सा दूर है ना, जबलपुर में ही है बट भेड़ाघाट से थोड़ा सा दूर है। मदन महल का जो किला है जिसको गोंड राजा मदन शाह ने बनवाया था, ये जबलपुर के समीप ही स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों भेड़ाघाट से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आप सीधे चलते हैं कहाँ पर? निमाड़ी ज़िले में। जैसे ही आप निमाड़ी ज़िले पहुँचेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा ओरछा। ओरछा किस लिए फेमस है दोस्तों? तो ओरछा सबसे पहले तो बुंदेलों की राजधानी था। ठीक है, क्योंकि ये बुंदेलखंड है तो यहाँ पर किसकी राजधानी होगी? बुंदेलों की। ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी।
ओरछा राज्य के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। अब किस में हो जाएगा दोस्तों? निमाड़ी में। पहले किस में था? टीकमगढ़ में। अब आ गया है निमाड़ी में, तो निमाड़ी याद रखना। जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद थे, इनकी साधना स्थली रही है कौन? ओरछा। और दर्शनीय स्थल यहाँ के भी देख लेते हैं एक नज़र में दोस्तों। देख सकते हैं ओरछा पैलेस है ये, और ओरछा पैलेस है जो कि शान है मध्य प्रदेश की। दोस्तों ओरछा टूरिज्म एक मतलब यूनिक है कहना चाहिए मध्य प्रदेश में। देखिए यहाँ पर क्या क्या है आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जहांगीर महल, राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर यहाँ पर भी है, खजुराहो में भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, हरदौल महल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हरदौल महल पूछा जाता है, सुंदर महल, शहीद स्मारक और छतरियाँ हैं। ठीक है, बुंदेला राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर मिलेंगी आपको? तो ये मिल जाएंगी ओरछा में दोस्तों। इस तरीके से आपको याद रखना है ओरछा। ओरछा को मध्य प्रदेश का अयोध्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर राम राजा का मंदिर है ना, राम राजा का मंदिर फेमस है। यहाँ पर रामायण म्यूजियम है, सबसे बड़ी बात तो कौन सा म्यूजियम है दोस्तों? रामायण म्यूजियम है। रामायण म्यूजियम की हिंदी में क्या बोलते हैं? संग्रहालय। ठीक है, तो रामायण संग्रहालय आपको पूछेगा तो कहाँ लगाओगे? ओरछा। अब निमाड़ी जिले में आता है दोस्तों। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सीधे आप उत्तर से सीधे दक्षिण पहुंच जाइए। कहाँ पर पहुंचना है आपको मैं बता देता हूँ। खरगोन जिले में पहुंच जाइए। सॉरी, खरगोन नहीं, खंडवा जिले में पहुंच जाइए। वहाँ पर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश के दूसरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस लिए फेमस है दोस्तों? ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर 2 शिवलिंग को एक ही ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शिवलिंग कितने हैं? 2 हैं, लेकिन नाम दोनों को मिलाकर नाम क्या है? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे है, आप सभी को पता है। ओम के आकार के हैं ना ये। अगर ऊपर से देखोगे तो ओम आकार से इस तरीके से नदी निकलती है इनके चारों तरफ से, बीच में ये टापू है ओमकारेश्वर, यहीं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो जान लेते हैं दोस्तों किसके बारे में? हम ओमकारेश्वर के बारे में जान लेते हैं। ओमकारेश्वर दोस्तों खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा और कावेरी के संगम में ब्राह्मण शैली में बना ओमकार मानधाता का सुंदर मंदिर है दोस्तों। किसके किसके संगम पर है दोस्तों? तो यह है नर्मदा और किस नदी के? तो कावेरी नदी के। ठीक है दोस्तों, नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है दोस्तों। यहाँ पर ब्राह्मण शैली का बना मंदिर है जो कि किस नाम से जाता है? ओमकार मानधाता का सुंदर मंदिर है, ब्राह्मण शैली में बना है नर्मदा और कावेरी के संगम में। ओमकारेश्वर में जल विद्युत केंद्र रमणीय स्थल है दोस्तों। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। सिद्धांत मंदिर, अब यहाँ के मेन मंदिर देख लीजिए दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के मंदिर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में ओमकार मानधाता मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार सन्मात्रिक मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, आदि शंकराचार्य की गुफाएं और काजल रानी गुफा आदि हैं। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों? तो ओमकारेश्वर खंडवा। काजल रानी गुफा ओमकारेश्वर खंडवा। गौरी सोमनाथ मंदिर ओमकारेश्वर खंडवा। सन्मात्रिक मंदिर ओमकारेश्वर खंडवा। मानधाता मंदिर ओमकारेश्वर खंडवा। सिद्धनाथ मंदिर ओमकारेश्वर खंडवा। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे भी पवित्र स्थल घोषित किया है दोस्तों। तो इतना इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद पड़ोसी ज़िले में चलना है दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। महेश्वर जो कि खरगोन ज़िले में स्थित है दोस्तों। जो महेश्वर है इसका प्राचीन नाम महेशमती था। बाहुबली वाला महेशमती नहीं, ये दूसरा महेशमती है दोस्तों। देवी अहिल्याबाई की राजधानी रही तथा है की राजधानी थी कीर्तिवीर अर्जुन। जो है के राजा कीर्तिवीर अर्जुन थे, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था किसको? महेशमती को। और साथ ही देवी अहिल्याबाई होलकर फेमस हैं, आप सभी को पता है। उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था महेशमती को, जो कि आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। महेश्वर की साड़ियाँ बूटीदार साड़ियों के लिए फेमस है। कौन सी? बूटीदार साड़ियाँ। चंदेरी की साड़ियाँ भी फेमस हैं, लेकिन यहाँ की होती हैं बूटीदार साड़ियाँ। और जो हमारा क्या है चंदेरी है, वो होती हैं कोली कादा। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। चंदेरी की जो साड़ियाँ होती हैं कोली कादा होती हैं। जो महेश्वर की साड़ियाँ होती हैं
वो बूटीदार साड़ियाँ होती हैं, जिसके लिए वर्ल्ड में फेमस है दोस्तों। ठीक है, विश्व में फेमस है बूटीदार साड़ियों के लिए। देवी अहिल्या ने सुंदर किला और मनोहर घाट बनवाया था। कहाँ पर दोस्तों? तो महेश्वर में बनवाया है सुंदर किला और मनोहर घाट। याद रखना है, ऐसे पूछा जाता है कि सुंदर किला किसने बनवाया? देवी अहिल्याबाई। मनोहर घाट किसने बनवाया? देवी अहिल्याबाई। ये दोनों कहाँ पर हैं? महेश्वर में है, जो कि खरगोन जिले में आता है। दोस्तों, अहिल्या घाट से सहस्त्रधारा तक नर्मदा में नौका विहार के से एक पावन अनुभव होता है। जो अहिल्या घाट है, नर्मदा नदी का एक अहिल्या घाट है, वहाँ से सहस्त्रधारा वाटरफॉल है। ये क्या है? जलप्रपात है सहस्त्रधारा, जो कि नर्मदा नदी पर है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात तक कहाँ से? अहिल्याबाई घाट से नौका विहार से एक पावन अनुभव होता है, बहुत ही शांति मिलती है दोस्तों। ठीक है, फिर महेश्वर का उल्लेख रामायण में एवं महाभारत में भी मिलता है। जो महेश्वर है दोस्तों, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है। और यहाँ के जो मेन दर्शनीय स्थल हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं वो है अहिल्या संग्रहालय, राजराजेश्वरी मंदिर, पेशवा घाट, होलकर परिवार की छतरियाँ आदि। इसे मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र स्थल घोषित किया है दोस्तों। अब सीधे अपन को सतना जिले में एक बार फिर से प्रवेश करना है, मैहर। अभी हमने चित्रकूट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैहर। चित्रकूट मतलब सतना जिले का चित्रकूट पढ़ चुके हैं, अब मैहर पढ़ेंगे। तो चलिए मैहर चलते हैं दोस्तों। मैहर सतना जिले में आता है। यहाँ प्रसिद्ध आल्हा उदल का अखाड़ा था। ठीक है दोस्तों, क्या प्रसिद्ध था यहाँ पर? आल्हा उदल का अखाड़ा था। आल्हा उदल के नाम से आप सभी परिचित होंगे दोस्तों। जो मैहर में शारदा माता का मंदिर है, यहाँ ऐसी किदवंती है कि जो आल्हा उदल हैं वो आज भी मैहर में पूजा करने आते हैं, माता के चरणों में फूल चढ़ा के चले जाते हैं सुबह सुबह। क्योंकि आल्हा को आपको पता होगा अमर हैं ये लोग, है ना। आल्हा उदल क्या है? अमर है, तो इनको याद रखना है दोस्तों। आल्हा उदल का अखाड़ा कहाँ पर था? तो यहाँ पर था मैहर में। दोस्तों, 565 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में पहुँचा जा सकता है। आजकल तो एस्केलेटर भी लग गया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो 565 सीढ़ियाँ चढ़कर ही जाना चाहिए, तभी उसका पुण्य प्रताप मिलता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मैं तो मानता हूँ दोस्तों। मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है मैहर, जहाँ पर मैं कभी भी जाने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यहाँ पर आल्हा उदल का अखाड़ा था। माँ शारदा देवी का भव्य मंदिर है, जिसको आप देख सकते हो दोस्तों। ये पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, ये ऐसा पानी नहीं भरा वहाँ पर, पहाड़ी के ऊपर है, जाकर कभी ज़रूर देखिएगा। संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी पिछला वीडियो भी हमने बनाया था किसमें? समारोह पर। तो जो अलाउद्दीन खान थे, ठीक है, अलाउद्दीन खान थे। अलाउद्दीन खान एकेडमी भी मैहर में है, और अलाउद्दीन खान समारोह भी मैहर में मनाया जाता है। और संगीत नगरी के नाम से भी मैहर को ही जाना जाता है दोस्तों। जो मैहर बैंड है वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, इसलिए उसको संगीत नगरी कहते हैं। चलिए, यहाँ रामनवमी पर पर्व पर अनेक साधु संत उपासना हेतु आते हैं तथा मेला लगता है दोस्तों रामनवमी पर। ठीक है, आने वाली है, जाके देखना। इसे मध्य प्रदेश सरकार ने 7 पवित्र स्थलों में एक माना है, 7 में एक। ठीक है, 52 गजा के बारे में दोस्तों, तो 52 गजा बड़वानी जिले में आता है। नाम से स्पष्ट होता है 52 गजा, तो ये 52 गज की मूर्ति है। यहाँ पर किसकी है दोस्तों? तो ये जैन धर्म की है, जैन धर्म से रिलेटेड है दोस्तों। कौन? 52 गजा। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इंदौर से 128 किलोमीटर दूर बड़वानी जिले में 52 गजा की पहाड़ियों में स्थित मंदिर जैनों का प्रमुख स्थल है। इन पहाड़ियों में 15वीं शताब्दी की 72 फीट ऊंची जैन मूर्ति है, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो 52 गजा बड़वानी, 72 फीट की ऊंची मूर्ति, और किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। ये याद रखना दोस्तों। मुक्तागिरी बैतूल जिले में स्थित है, और यहाँ 52 मंदिर है। कितने हैं दोस्तों? 52 मंदिर हैं, जिनमें कुछ मंदिर चट्टानों के अंदर बने हैं। निर्जन और वनों से आच्छादित गुफाओं तथा पर्वत शिखरों पर निर्मित ये मंदिर भव्य और आकर्षक हैं। यहाँ एक छोटा सा जलप्रपात है। फिर नौहटा के बारे में दोस्तों, यह स्थल बीना कटनी रेल मार्ग पर दमोह जिले में स्थित है। जो नौहटा है वो दमोह जिले में स्थित है। और गुरैया और बेरसा नदियों के संगम पर यह नगर प्राचीन शिव मंदिर एवं जैन मंदिरों के अवशेषों के लिए
विख्यात है दोस्तों। पशुपतिनाथ का मंदिर दोस्तों, इससे आप परिचित ही होंगे, ये मंदसौर जिले में है पशुपति का मंदिर। पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में है, लेकिन पशुपतिनाथ का एक मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में सिबना नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों जो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है वर्ल्ड फेमस है, और उसी की तर्ज पर बना है ये कौन सा, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर जो मंदसौर का सिबना नदी के किनारे है, ये भी उसी तर्ज पर बना है, इसलिए फेमस है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में गोमटगिरी स्थल है जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ स्थित है जो जैनियों के पर्यटन का केंद्र है। साथ में पूरे जो पीताम्बरा पीठ है वो जैनियों के लिए तो फेमस ही है, साथ ही पीताम्बरा देवी का मंदिर है जो कि हिंदुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट है दोस्तों कठेश्वर मंदिर। यह मंदिर विदिशा तथा गंजवा सौदा होते हुए 90 किलोमीटर दूर स्थित है, जो परमार कालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कठेश्वर मंदिर कहाँ है, तो विदिशा जिले में है। भोजपुर दोस्तों, भोजपुर आप सभी को पता है ये रायसेन जिले में आता है। ठीक है। यह मंदिर धार के राजा भोज द्वारा निर्मित कराया गया था। यहाँ का भव्य शिव मंदिर मध्य भारत का सोमनाथ कहलाता है दोस्तों। तो भोजपुर है, ये जो भोज मंदिर है भोजपुर है, ये आपको किसी किसी किताब में रायसेन मिलेगा, किसी किसी में धार मिलेगा, तो वो आपके ऊपर है किस में लगाते हो। मैक्सिमम बार आपको धार मिलेगा, ठीक है, तो धार ही लगा सकते हो। यह मंदिर धार के राजा भोज द्वारा निर्मित कराया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। देखिए धार अगर दिया है, रायसेन दिया है, दोनों एक साथ दिए तो रायसेन ज़्यादा सही है। ठीक है, लेकिन रायसेन और धार नहीं दिया तो धार लगा के आना। ठीक है। भोजपुर, यह मंदिर धार के राजा भोज द्वारा निर्मित कराया गया था। यहाँ का भव्य शिव मंदिर मध्य भारत का सोमनाथ कहलाता है। भोपाल से 28 किलोमीटर दूर भोजपुर का प्रसिद्ध शैव मंदिर भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह जैन मंदिर भी दर्शनीय है। यहाँ जैन मंदिर भी दर्शनीय है दोस्तों। यहाँ विशाल बांध भी पर्यटकों का मन मोह लेता है जो भोजपुर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर है तो वो भोजपुर में ही है। ठीक है, धार जिले के भोजपुर में। ये देखिए दोस्तों भोजपुर के मंदिर बहुत ही खूबसूरत हैं। फिर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना, पर्यटन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1978 में इसकी स्थापना की गई। नई पर्यटन नीति के तहत हेरिटेज होटल योजना प्रदेश में लागू की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों की भागीदारी के प्रदेश सरकार प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। नई पर्यटन नीति के तहत हेरिटेज होटल योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1978 में स्थापना की गई, ये याद रखना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये धार जिले के कुछ मांडू के मंदिर हैं। अब हमने जो कुछ भी पढ़ा है अब हम उसका लेने जा रहे हैं दोस्तों टेस्ट। तो टेस्ट में मैं थोड़ा थोड़ा आपको टाइम दूंगा ताकि आप खुद से उसका आंसर बोल सकें, बता सकें। अच्छा होगा अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे उनका, तो मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। आपसे जितने बने आप उतने का आंसर दे देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? तो अजंता की समकालीन गुफाएं मानी जाती हैं बाघ की गुफाएं, जो कि कहाँ पर हैं दोस्तों? धार जिले में आती हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाना। अजंता की गुफाएं समकालीन किसके मानी जाती हैं? तो बाघ की गुफाओं की, जो कि धार जिले में है। फिर मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं। बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं, तो ये कौन सी गुफाएं हैं दोस्तों? तो ये हैं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं। ऐसी कौन सी गुफाएं हैं तो इनको बताना है दोस्तों। ये है हमारी भीमबेटका की गुफाएं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं बौद्ध चित्र की प्राण कही जाती हैं, जो कि कहाँ पर हैं दोस्तों? रायसेन जिले में। दोस्तों आप देख सकते हो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, 44 मिनट का हो चुका है। मैं टेस्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करता हूँ जस्ट अभी। ठीक है, तो आप उसमें इसको टेस्ट को लगा लेना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस लगभग 50 के आसपास होंगे, इनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं टेस्ट अगले वीडियो में दे देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि। ठीक है।